गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हम भौतिक भूगोल को देख रहे हैं। भौतिक भूगोल की निरंतर व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम वॉल्टर पैंक का भावाकृतिक तंत्र सिद्धांत को देखेंगे। जैसा कि पता है कि जर्मन विद्वान वॉल्टर पैंक ने डेविस के समय आधारित यानी टाइम डिपेंडेंट ऐतिहासिक विकास मॉडल का विरोध करते हुए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम प्रस्तुत किया, जिसमें विकास की निरंतर प्रक्रिया पर बल दिया गया। पैंक ने डेविस के सिद्धांत को कल्पनातीत, भ्रामक, निरुद्देश्य तथा असंभव बताया। पैंक के विचार 1924 में मरणोपरांत जर्मनी भाषा में प्रकाशित हुए, परंतु कठिन भाषा शैली के कारण आरंभ में उन्हें ठीक से नहीं समझा जा सका। पैंक की मान्यता थी कि बाह्यजात प्रक्रमों और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास और उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात कि कौन सा प्रक्रम वहाँ पर नदी काम कर रहा है, हिमानी काम कर रहा है, जल काम कर रहा है और उससे निर्मित कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, उस आधार पर स्थल खंड के जो विकास है और उनके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति का स्वरूप पैंक के अनुसार विवर्तनिक क्रिया से संबंधित होता है। इसलिए स्थलाकृति के लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर विवर्तनिक शक्तियों के प्रकार व उनके कारणों का पता लगाना संभव है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र की भवाकृतिक विशेषता उस क्षेत्र की विवर्तनिक संचलों का प्रतिफल है। पैंक ने यह भी माना कि स्थलखंड का विकास समय स्वतंत्र रहता है, यानी टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी समय से वो निर्धारित नहीं है कि जैसे डेविस ने समय या अवस्थाओं में बांधा था, ऐसा पैंक ने नहीं माना। और उन्होंने कहा कि धरातल जो है संचलन व अनाच्छादनों के प्रक्रमों का प्रतिफल होता है। इस प्रकार पैंक ने स्थल रूप के विकास का नियंत्रण विवर्तनिक स्थान की दर तथा नदी द्वारा निम्न कटाव की दर से संबंधित होना बताया। इसके कारण से नदी का ढाल प्रभावित होता है। पैंक ने डेविस की अवस्था संकल्पना के विपरीत स्थलखंड को सापेक्ष उत्थान की प्रावस्था यानी कि फेज एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल बताया। यानी उन्होंने क्या कहा, कोई भी स्थलखंड है उसकी फेज और उसके जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके आधार पर स्थलखंड का विकास होता है। उसके अनुसार उत्थान व अपरदन दोनों साथ चलते हैं, परंतु उत्थान की दर समय अनुसार भिन्न भिन्न होती है। पैंक ने डेविस की तीनों अवस्थाओं युवा प्रौढ़ावस्था के उत्थान पर उत्थान की दर गति फेज डेवलपमेंट को 3 प्रकार से बांटा, जो समय अवस्था की सूचक न होकर स्थलखंड के विकास की सूचक थी। पैंक ने अपने भावाकृतिक तंत्र सिस्टम में ये माना कि समान संरचना वाला फैलता हुआ गुंबद है, वो अपरदन चक्र का आधार है, जिसे उन्होंने प्राइमा रंभ का नाम दिया। प्राइमा रंभ भी आरंभिक भावाकृतिक इकाई होता है, जिसमें उत्थान व निम्नीकरण की विभिन्न दरों द्वारा स्थलखंडों का विकास होता है। इसी प्रकार स्थलखंड पर उत्थान व निम्नीकरण द्वारा स्थल रूपों का विकास होता है। तो प्राइमरम का उत्थान विभिन्न दरों से होता है, जो आरंभ में धीमा रहता है, परंतु वो बहुत लंबी अवधि तक चलता है। इसके बाद तीव्र गति से होता है, बाद में समान दर से उत्थान होता है। यानी कि वॉल्टर पैंक ने किसी स्थलखंड के विकास को एकदम त्वरित और अचानक नहीं मानकर एक क्रमशः विकसित होने वाला भूभाग होता है, जो आरंभ में धीमा होता है, फिर बाद में वो तीव्र होता है, फिर बाद में वो समान हो जाता है,
तो ऐसा उन्होंने हो जाता है और अंत में घटती दर से उत्थान होता है और बाद में उत्थान समाप्ति हो जाता है। इंद्रपम डेविस के पेनी प्लेन के समकक्ष स्थलखंड के विकास का अंतिम स्वरूप होता है, जो अवतलित ढाल या हॉल्डन हैंग के रूप में दिखाई देता है। पैंक ने माना प्राइमरम्प व इंद्रपम ऊंचाई तथा उच्चवत की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु प्राइमरम्प उत्तल ढाल युक्त स्थलखंड के आरंभिक लक्षणों का सूचक होता है, जबकि इंद्रपम जो है वो अवतलित ढाल के अंतिम अवस्था का सूचक है। पैंक ने स्थाकृति के उत्थान की दर निम्न प्रकार से बताई। अपास्टी रिंडे इंटविंगलंग, जिसे दूसरे शब्दों में उत्थानोगत विकास भी कहते हैं। अपास्टी रिंडे इंटविंगलंग यह प्रथम दशा है जिसमें अंतर्जात बलों के कारण से स्थलखंड का तीव्र गति से विकास होता है। आरंभ में स्थलखंड में धीमी गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के कारण जल मार्ग ढाल प्रवाह वेग व गतिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से लंबवत अपर्दन करती हैं, परंतु उत्थान की दर अपर्दन की दर से अधिक होती है। इसलिए गहरी सकड़ी वी आकार की गौज या कैनियन आदि का निर्माण होता है। साथ ही स्थलखंड की जो ऊंचाई है वो निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रकार अधिकतम ऊंचाई और अधिक उच्चवच दोनों ही वृद्धि से कारण से इसे उत्थानोगत या बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया। दूसरी अवस्था ग्ली फॉर्मिंग इंटरविलंग है। ये स्थलखंड के उत्थान के मध्यम समान विकास की प्रावस्था है। उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर समान होने पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे अवस्था ए, अवस्था बी, अवस्था सी कहते हैं। तीसरी अवस्था है अपास्टी रिंडे इंटविंगलंग। तो ये स्थलखंड के उत्थान की अंतिम अवस्था है जिसमें घटती दर से विकास होता है। पार्श्ववर्ती अपर्दन लंबवत अपर्दन की तुलना में अधिक होता है। इसमें नदी घाटी के गहरा होने की तुलना में नदी घाटी चौड़ी होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय रहती है। परिणाम स्वरूप उच्चवच में तीव्रता से कमी आती है, परंतु पर्वतीय की चोटियों की ऊंचाई में अपर्दन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि ढाल व गतिक ऊर्जा में कमी के कारण घाटियों की तली में भी अपर्दन कम हो जाता है। इस प्रकार घाटी के 5 ढाल में समानांतर निवर्तन चलता रहता है और इस घाटी के पास के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को खड़ा ढाल कहते हैं, तीव्र होता है, जिसे बाशचुजेन का नाम दिया या गुरुत्व ढाल कहते हैं। दूसरा जो घाटी के पास के किनारे को हॉल्डन है या नीचे की ओर जो है वॉश ढाल का नाम दिया गया। इस आधार पर भी कह सकते हैं कि डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो एक भू आकृति विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये प्रासंगिक है।